नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मोनोलॉग नहीं करूंगा। आज वाकई में डिबेट नहीं, डायलॉग करने वाला हूं और देश के ऐसी शख्सियत के साथ डायलॉग करने वाला हूं जिसे आपने हमारे नेटवर्क पे पहले देखा है। दूसरी दफा हमारे नेटवर्क पे वो अपीयर हो रहे हैं। देश के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और इनकी फिल्मों ने भारत नहीं पूरी दुनिया में धमाल मचाया है। लेकिन शायद आम दर्शकों के लिए उस तरह से उपलब्ध नहीं रहा, क्योंकि इनकी फिल्में किसी थिएटर में जाकर के नहीं लगी और लोगों ने टिकट खरीद के फिल्मों को नहीं देखा है। ये फिल्म बनाते हैं आपको हालांकि इन्फॉर्म करने के लिए, आपको बताने के लिए सही बात क्या है, सच क्या है, उसको आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आज जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं, मैं एक बार दोबारा अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप किसी भी रूप में हमारे इस कार्यक्रम से या हमारी इस चर्चा से ऑफेंडेड फील मत कीजिएगा। कोई भी हमारा जो विचार है वो किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी जो कट्टरता है, उनकी जो गड़बड़ियां हैं, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे देश में जितने मुस्लिम भाई बहन हैं वो सभी सनातनी हैं, उनका 100% कन्वर्जन हुआ है और इसलिए हम उसे अपने से अलग नहीं मानते हैं। दुनिया में एक हवा चल पड़ी है और सारे इस्लाम की जो कट्टरता है, इस्लाम की जो गड़बड़ियां हैं, उसको छोड़ करके लोग अब सनातन की दिशा में जो जहां हैं अलग अलग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, कट्टरता को छोड़ रहे हैं और दूसरे धर्मों को, दूसरे विचारों को, दूसरी आस्था को या तो अपना रहे हैं या वो किसी धर्म को नहीं अपना रहे हैं, लेकिन इस्लाम को छोड़ने के लिए बड़ी तेजी से लालायित है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हम कोई ऐसा कैंपेन कर रहे हैं जो आपके खिलाफ है। आप हमारे भाई बहन उसी रूप में बने हुए हैं। आपके प्रति हमारा जो प्रेम है वैसा ही है और आगे भी रहेगा। अब ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्लाम की कट्टरता का बुर्का उतार रहा है, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए, जिसके बारे में हमने आपको बताया, श्री मयंक जैन साहब बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, ऑथर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाज से भी जुड़ रहे हैं। जबरदस्त उन्होंने समाज को अपनी कृति भेंट करके काम किया है। बहुत स्वागत है मयंक जैन साहब, दूसरी दफा क्यूवाइब नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी। मयंक जी, इसके पहले की और भूमिका ना बांधूं, एक तो मैं चाहता हूं कि आपने जो फिल्म बनाई है उसके बारे में थोड़ा बता दें और उसके बाद जो हमारा विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, फिल्म जो हमने बनाई है उसका नाम है क्रिम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर और ये 105 मिनट की फिल्म है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद इसके 2 पार्ट और आएंगे। और बेसिकली मैंने 20 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था बांग्ला क्रेसेंट ISI मदरसास एंड इन्फिल्ट्रेशन। वो 20 साल पहले बनाई थी और आदरणीय KPS गिल जी ने उसको रिलीज किया था। उनके साथ थे RK ओरी साहब और प्रकाश सिंह जी, जो कि BSF के चीफ रह चुके हैं। तो बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला था। उसमें हमने एक्सपोज किया था, क्योंकि हमको ये बताया जाता था बार बार कि जी हिंदूज जो हैं वो तो कम्युनल हैं और जो इस्लाम है वो सेकुलर है। इस्लाम के साथ जो अलायंस थी कम्युनिस्टों की, उसका सारा आइडियोलॉजिकल डिफेंस ऐसे तैयार किया था कम्युनिस्टों ने तो देखिए पार्टीशन भी करवाया था भारत का। जो अधिकारी थीसिस थी उसके अनुसार पार्टीशन भी हुआ था। तो सारा जो आइडियोलॉजिकल बेसिस कम्युनिस्टों ने दिया था वो ये दिया था कि देखिए कि ये सब जो हिंदुइज्म है ये तो बहुत ही कम्युनलिज्म है, ये तो बहुत ही कट्टर लोग हैं। तो मतलब जो शांति का मैसेज देता है, जो कहता है कि सारे धर्म एक हैं, जो अलग अलग तरीके से आप अपने भगवान को पूज लीजिए, वो तो हो गया कम्युनल। और सेकुलर कौन हो गया? जो कहता है कि नहीं जी एक ही भगवान होना चाहिए, दूसरा कोई भगवान का नाम लिया तो हाथ कर देंगे, वो हो गया सेकुलर।
तो जो ये इक्वेशंस थी ये हेवीली लोडेड थी अगेंस्ट हिंदुइज्म, और केवल कम्युनिस्ट नहीं, नेहरूइज्म में कम्युनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों आइडियोलॉजीज का समावेश था, अकेले नेहरूइज्म। और नेहरूइज्म का इस्लामिज्म के साथ गहरा संबंध था, जो कि आज हमको कांग्रेस में और जो अन्य पार्टीज हैं उसमें दिखाई देता है। तो वो लोग ये कहते थे कि मदरसे में तो बड़ी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है और वहां जिहाद नहीं सिखाया जाता। अब मुझे पता था कि वहां जिहाद सिखाया जाता है, क्योंकि मैं सीताराम जी गोयल के साथ जुड़ा हुआ था, रामस्वरूप जी के साथ जुड़ा हुआ था, कई दशकों तक मैंने उनके साथ काम किया। तो मुझे तो मालूम था कि क्या लिखा है किताबों में, क्या लिखा है और पढ़ाया क्या जाता है। अब प्रूफ कैसे लाया जाए? और हिडन कैमरा के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ रिकॉर्ड करके ले जाऊं तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हिडन कैमरा भी इस्तेमाल नहीं करना था। तो हम अपना कैमरा लेकर गए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास ही एक मदरसा था, सबसे पहले वहां से शुरू किया। वहां हमने इंटरव्यूज लिए बच्चों के, टीचर्स के, बड़े प्यार से उन्होंने हमको जवाब दिए, और बड़े ईमानदार होते हैं वो, अपनी जिन चीजों को मानते हैं, मदरसे में जो पढ़ाने वाला है और जो बच्चे होते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात को वो मानते हैं खुद और बोलते भी हैं। तो उन्होंने बता दिया सब कुछ कि जो होता है कि जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता कि वो एक ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, और जो उसको काफिर कहते हैं, और उसको हम दावत देते हैं, काफिर को दावा कहते हैं, उसको वो लोग दावत देते हैं कि आप आइए, इस्लाम कबूल करिए। अगर वो दावत को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर जिहाद का ऐलान होता है। तो इतनी सी बात है कि अगर हिंदू दावत स्वीकार कर लें तो जिहाद नहीं होगा। तो ये मैंने सोचा कि शायद ये केवल इसी मदरसे में पढ़ाया जाता होगा। उसके बाद मैं चला गया बंगाल बॉर्डर पे, बंगाल बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल की तरफ, वहां पे भी मुझे मदरसे दिखाई दिए। कई मदरसों में मैं गया, रास्ते में हाईवे पे जो मदरसे आ रहे थे, जो हार्डली 50 किलोमीटर दूर थे इंटरनेशनल बॉर्डर से, वहां मैंने इंटरव्यूज लिए, और ठीक बॉर्डर पे भी लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहां पर ठीक बॉर्डर पर मदरसे और घर बने हुए हैं। पीछे का घर बांग्लादेश में खुला हुआ है, आगे आगे की तरफ का घर इंडिया में खुला हुआ है। वो सब हमने दिखाया उसमें फिल्म में। बड़े बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और उससे ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि जो हमने दिखाया था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है असम में, बंगाल में और बाकी भारत में, तो उस वक्त जो फिगर्स थी टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की, जो फिगर्स थी अबाउट 2 करोड़ की, वो फिगर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। और दूसरा जो है, कोई बहुत बड़ी मुहिम अभी तक छिड़ नहीं पाई है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को निकालने की। तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी जो 20 साल पुरानी वाली फिल्म है वो भी आज उतनी ही वैलिड है जितनी आज वाली है, क्योंकि ना तो मयंक जी, जब आप दिल्ली के मदरसे से निकले और बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर वाले मदरसे को भी देखा, हाईवेज के आसपास जो मदरसे थे वहां भी गए, तो कई राज्य होते हुए आप गए, मतलब उत्तर प्रदेश में भी गए होंगे, बिहार को भी आपने क्रॉस किया होगा। तो सारे मदरसे में जो पढ़ाई का ट्रेंड था वो एक समान था कि हम दावत देते हैं, आप आइए, इस्लाम कबूल कीजिए, और जैसे ही वो दावत हमारा स्वीकार करता है तो फिर उसके खिलाफ ये जिहाद शुरू हो जाता है? देखिए, इसमें कोई भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मदरसे का सिलेबस वही है। इस बार हमने जो नई फिल्म बनाई है क्रिम्सन क्रेसेंट, उसमें देवेंद्र मित्तल जी ने जिस तरह से सिलेबस निकाल कर, बहुत अध्ययन करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में सिलेबस है मदरसों का, और दारुल उलूम की पुस्तकों में भी, दारुल उलूम देवबंद की पुस्तकों में भी सिलेबस है। वो सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, और वो कुरान के हिसाब से चलते हैं, हदीस के हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए सिमिलैरिटी तो होगी, चाहे आप सीरिया का मदरसा देख लें, चाहे आप पाकिस्तान का देख लें, चाहे भारत का देख लें। अब जो पाकिस्तान के मदरसे हैं उसमें देवबंद का सिलेबस है, बहुत सारे मदरसे, जिसमें से बड़े बड़े तालिबान के लोग पैदा हुए हैं, और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का एक सबसे बड़ा सेंटर जो पाकिस्तान में है, तो वहां देवबंदी मदरसे ही हैं अधिकांश रूप से। तो
तो इसलिए जो है वो हम यूपी में भी गए, देवबंद के अंदर गए, तो देवबंद में तो देखिए जिस तरह के फतवे निकल रहे हैं, आपको पता ही है, गजवा हिंद। वो कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि गजवा हिंद के बारे में आपका क्या कहना है, तो बोले हाँ गजवा हिंद तो होगा ही, इसका मतलब भारत को फतह करने वाला आएगा और भारत पे कब्जा कर लेगा। ये उनकी चाहत है, यही जिन्ना की चाहत थी, यही जो इस्लामिक थियोलॉजियंस हैं उनकी चाहत है। तो इसलिए मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता, ये एक उम्मा है, ये एक पूरा एक ही सब है, ब्रदरहुड है। तो उस ब्रदरहुड का केवल फिजिकल ब्रदरहुड नहीं है, आइडियोलॉजिकल वो ब्रदरहुड है उनका पूरा, और उनकी विचारधारा एक ही है और वो कमिटेड है उसके प्रति। यूएस में भी जो मदरसा है वहां भी ऐसे ही होता है। मयंक जी, आपने दो इंपॉर्टेंट बात कही, एक तो कम्युनिस्टों का इस्लामिस्टों के साथ कोलैबोरेशन, वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम को एक लिबरल धर्म के रूप में प्रचारित करने में एक आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल बैकअप दिया, कवरिंग दिया, आप ये कह रहे हैं। और दूसरा फिर भारत में वो नेहरूइज्म के रूप में तब्दील कर दिया। तो कम्युनिज्म, नेहरूइज्म और इस्लामिज्म, इसका कोलैबोरेशन कहां आप देखते हैं? या कम्युनिस्टों को सच्चाई नहीं मालूम है, खासतौर से भारत के कम्युनिस्टों में? अगर मैं आपको पिन पॉइंटेड कहूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तथाकथित रूप से कहा जाता है कि कम्युनिस्टों का वो गढ़ है। लोग कहते हैं मजाक में कि अभी भी वहां के स्टूडेंट्स को अगर आप पूछे तो बोलिए कि मेरे से 5 सांसद ले लो, लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे रहने दो, यूनिवर्सिटी मेरे पास रहने दो, क्योंकि उनका एजेंडा है कि हमारा जो टॉक्सिन है वो हम भरते रहेंगे यहाँ के स्टूडेंट में। तो क्या वहां उस कैंपस में मदरसे की या इस्लाम की ये जो डार्क साइड है उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, या सब कुछ जान करके उनके एजेंडे में वो फिट नहीं कर रहा है इसलिए वो इसको इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे पहली कम्युनिस्ट पार्टी जिसने बनाई थी आउटसाइड रशिया, उसका नाम था एम एन रॉय। और एम एन रॉय ने जो किताब लिखी थी इस्लाम के ऊपर, उसमें लिखा था कि जो इस्लाम जिस तरह से टेक ओवर किया जिसने वर्ल्ड को, जिस तरह से इस्लाम ने टेक ओवर किया और जितनी तेजी से इस्लाम बढ़ा, दैट वाज द मिरेकल्स ऑफ ऑल मिरेकल्स। और उन्होंने बताया कि जो हिंदू थे वो खड़े थे बॉर्डर पे, और प्रोलिटेरिएट जो हिंदू समाज का था वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ था और कह रहा था कि हमको बचाओ फ्रॉम द रिएक्शनरी एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म। तो ये जो थियोरी थी कि जो प्रोलिटेरिएट समाज था हमारा, वो प्रोलिटेरिएट समाज को इस्लाम ने इमेंसिपेट करके उनको प्रोग्रेसिव बना दिया। ये कम्युनिस्टों का थियोरी है जो कि एकदम गलत है, और जो प्रूव हो जाता है जो इबेटसन की पंजाब कास्ट की सर्वे है उसके अंदर 99% ऑफ द चर्मकार्स हैव नेवर कन्वर्टेड टू इस्लाम। जो अधिकांश जो कन्वर्टेड पाकिस्तान में है वो सब अपर कास्ट के लोगों को कन्वर्ट किया गया था। और आज भी जो है हमारे बेचारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इतने प्रताड़ित हुए, इतने परेशान हुए, क्योंकि उनको बंदी बना लिया गया था। जब युद्ध हुए थे तो उनको बंदी बना लिया गया था और जबरन उनसे मैला उठाने का काम करवाया गया था। भारतवर्ष में मैला उठाने का काम नहीं होता था, क्योंकि जो मलमूत्र का त्याग था वो झाड़ी की ओट में गड्ढा करने के बाद तब किया जाता था। और जब इस्लाम यहाँ पर आया तो अपनी जो पर्दा प्रथा थी उसके अनुसार वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे मलमूत्र के लिए, तो इसलिए घर के अंदर पहली बार ये बना, बाथरूम बना, और उसको उठाने के लिए जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको इस्तेमाल किया गया। और आज इसका मतलब हमारे यहाँ मलमूत्र उठाने वाले पहले नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। ये जो इस्लामिक इन्वेजन, ये मुगल इन्वेजन जो हुआ है उसके बाद ये आया है। तो वो जो कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ दलित है ही नहीं, इन्होंने उसको बनाया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। और मैं बचपन से ऐसा मानता था, जब मैं देखता था किसी को सीवर होल में जाते हुए तो मुझे बहुत कष्ट होता था। अब कम से कम टेक्नोलॉजीज आ गई हैं
जब जो कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से वो हो जाएगा, तो जो साइंस का डेवलपमेंट है उससे इन लोगों को मुक्ति मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिससे कि किसी इंसान के हाथ उन चीजों में ना जाए, किसी इंसान को उसमें नहीं जाना पड़े। ये हमारा भी फर्ज है करने के लिए। तो अब ये नेक्स्ट स्टेज आ गई है, लेकिन ये जो हुआ था पहले वो सारा का सारा मध्यकालीन भारत में हुआ था, और वो हुआ था इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा। और जो लोग युद्ध में बंदी बना लिए गए थे उनसे मैला ढोने का काम करवाया। ये बड़े बड़े डिटेल में राजेंद्र सिंह जी ने लिखा है। राजेंद्र सिंह जी जिनकी पुस्तक है सिख इतिहास में श्री राम जन्मभूमि, और उनकी गवाही के आधार पे बहुत बड़े पैमाने पर हम ये राम जन्मभूमि का केस जीते। वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे। मुझे बताया था जो लोग लड़ रहे थे विश्व केस को लड़ रहे थे, को तो कोई जानता नहीं, रोमिला थापर को सब जानता है। वो एकदम धरती से जुड़े हुए व्यक्ति, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ, गुरुवाणी के ज्ञाता, इतने बड़े विद्वान। अब जो है एक दिन जब लोग उनकी किताबों को पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह जी की, और कितनी विपरीत आर्थिक स्थितियों में वो रहे हैं। उनकी फैक्ट्री थी छोटी सी, उसको वो चलाना चाहते थे, लेकिन मन उनका किताबों में था। तो ऐसे लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया। तो वो रोमिला थापर को तो पूरा स्टेटस मिल गया, बड़े बड़े फाउंडेशंस हैं पीछे इंटरनेशनल, जो उनकी फंडिंग होती है, उनकी प्राइज की टेक्निक्स होती है, बड़े बड़े प्राइज दिए जाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में छपता है, द इकोनॉमिस्ट में छपता है। तो ये तो सारे एक क्रिएट करने के लिए एक इंडिविजुअल को बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइजेज होती है। जो जेन्युइन लोग हैं उनका क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। मयंक जी, आपने एम एन रॉय का जिक्र किया, तो एम एन रॉय ने जो किताब लिखी कि जो सनातन में या हिंदू धर्म में जो ऑप्रेस्ड क्लास था, उन्होंने इस्लाम को खुले हाथों से स्वीकार किया, और आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से झूठ है, संपूर्ण झूठ है। उनकी किताब है, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, वो नाम उस वक्त मैंने नहीं बोला था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐड कर दूं। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम बाय एम एन रॉय। उसमें उन्होंने इस्लाम को एक प्रोग्रेसिव कल्ट दिखाया था, और उन्होंने बताया था कि जो भारत का प्रोलेटेरिएट है उसको इमेंसिपेट करने वो आया है। तो ये जो फॉर्मुलेशंस थे फाइनली एक मॉरल सुपीरियरिटी प्रदान करते थे। लेनिन ने कहा था कि हमारी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम मॉरल सुपीरियरिटी गेन कर सकें, और हर एक 6 महीने बाद वो लोग बैठते थे और देखते थे कि हमको किससे अलायंस करनी चाहिए, हमको आइडियोलॉजिकल अलायंस किससे छोड़ देनी चाहिए, जिससे हमारी मॉरल सुपीरियरिटी बरकरार रहे। तो ये सारा इंटेलेक्चुअल एपरेटस काम करता था, और हम जो हिंदू लोग थे वो हमको पता ही नहीं था इन आइडियोलॉजीज के बारे में। और जो पहला बड़ा काम हुआ वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से शुरू होता है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज आइडियोलॉजीज। स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्य समाज का। हम सत्यार्थ प्रकाश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। उसके बाद हम देखते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, जो सीताराम जी गोयल और रामस्वरूप जी ने शुरू की, आज भी वो है पब्लिशिंग हाउस। उसने बहुत बड़ी रिसर्च करी, और उन्होंने पहली बार द स्टोरी ऑफ इस्लामिक इंपीरियलिज्म इन इंडिया, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया इस्लामिक इंपीरियलिज्म को और उनके एलाइज दिखाए। अब जो ये दिल्ली में राइट्स हुए 2020 में 2020 में, इसमें सारी इन आइडियोलॉजीज का समावेश एक जगह हो गया। उसमें नक्सलाइट्स भी थे, उसमें इस्लामिस्ट भी थे, उसमें ऑल काइंड्स ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। और ये जो हम लोग हमेशा से देखते हैं कि जो फोर्ड फाउंडेशन है और जो एपरेटस आम आदमी पार्टी का जो हमने एक्सपोज किया था कलर रेवोल्यूशन से जिसका संबंध था, तो ये एक झलकी 2020 में इन्होंने दिखाई थी। एक एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट था। तो जब तक हम लोग इनको नहीं समझेंगे कि ये आइडियोलॉजीज का एक आपस में शादी हुई है, आपस में ये तीनों एक हैं, तब तक हम लोग के कंक्लूजन्स गलत होंगे, हमारी तैयारी गलत होगी।
अच्छा, तो आप मयंक जी ये कह रहे हैं कि एम एन रॉय की वो किताब वो इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव नहीं था, या एक डिबेट के लिए कोई विषय वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे थे, रादर वो बाय डिजाइन एक कॉन्स्पिरेसी था, जहां आप इन तीनों का एमालगमेशन देख रहे हैं। ये तीनों एक जगह आकर के मिल रहे हैं, ये तीनों थ्योरी, कम्युनिज्म, नक्सलिज्म और ये जो दूसरा आपने कहा इस्लामिज्म, इस तीनों का मिलन है। एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी का एक फॉर्म है जो काफी लिबरल हो चुका है। आप वेस्ट में उसको देख सकते हैं, आज वो खुद विक्टिम बन रहा है इस्लामिक इमिग्रेशन का। लेकिन एक दूसरा है जो कि नियोगी कमेटी रिपोर्ट में जिसका जिक्र आया है, जिसमें एनालिसिस हुई है कि वो कैसे भोले भाले जो लोग हैं उनको कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी में, कैसे उनको बेवकूफ बनाता है, कैसे झूठ बोलता है। तो वो वाला जो क्रिश्चियनिटी है, जो डार्क एजेस वाला क्रिश्चियनिटी है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने थर्ड वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है। जैसे जो जंक चीजें होती है ना वहां पे, वो जंक वो खुद नहीं खाते, वो भारत में एक्सपोर्ट कर देते। तो इसी तरह जो ये जंक फॉर्म है जो उन लोगों ने खुद रिजेक्ट कर दिया है, वो लोग खुद चर्चेस में अटेंडेंस 0 हो चुकी है ऑलमोस्ट, इंग्लैंड में और अमेरिका में बहुत बुरा हाल है। चर्चेस बंद हो रहे हैं, मंदिर और मस्जिद उनकी जगह बन रहे हैं। तो उन्होंने वो वाली जो क्रिश्चियनिटी जो यहाँ भेजी हुई है, उसका भी अलायंस है इसके साथ, जिनका अभी थोड़ा असर कम हुआ है मीडिया में जब से बीजेपी की सरकार है। वो भी है जी, वो क्रिश्चियनिटी भी भारत में काम कर रहा है, हालांकि उसका असर कम है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं, उसको हमें समझना पड़ेगा कि जो विरुलेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी जो बच गया था डार्क एजेस वाला, वो भारत में आया हुआ है और ट्राइबल एरियाज में भोले भाले ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर रहा है। जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी है, जो रैशनलिस्ट हो चुका है, जो यूरोप में खुद विक्टिम बन रहा है इस्लामिक एग्रेशन का, वो वाला क्रिश्चियनिटी भारत में नहीं है। और मैं तो चाहूंगा कि वो वाला क्रिश्चियनिटी अपने पैरों पे खड़ा हुआ और अपने को बचाए जो यूरोप की हालत हो रही है। अच्छा, मयंक जी अब आते हैं मूल सवाल पे, अभी तक तो हम आए ही नहीं। ये आपने कहा कि आपका जो क्रिम्सन क्रेसेंट है, द लास्ट चैप्टर, क्या आपने उसमें इस्लाम के रैशनल होने का कोई जिक्र किया है? और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई टेक्नोलॉजी है वो कैसे इस्लाम को बेपर्दा कर देगा, या उसकी जो कट्टरता है उसको दुनिया के सामने ला देगा, और जो इस्लामिस्ट खुद हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो स्वयं ये समझने लगेंगे कि साहब इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ी है, हमें इस बात को छोड़ना पड़ेगा और हमें कोई रैशनल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। इसमें कैसे आप क्या दिखाया है आपने, और क्या आप इस बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, चाहे कोई जैन हो, चाहे कोई सनातनी हो, चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, नक्सलाइट हो, मुस्लिम, इसेंशियली सारे ह्यूमन बींग्स एक ही, और सबके अंदर एक रैशनैलिटी अंदर दी हुई है हमारे अंदर। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, कैसे सच्चाई को बढ़ा जाना चाहिए, ये हर एक इंसान की एक मिशन होती है अंदर से। अब उसको क्लाउड कर दिया जाता है बाय आर्टिफिशियल आइडियोलॉजीज। जब आइडियोलॉजिकल एग्रेशन होता है तो आपकी रैशनैलिटी जो है वो क्लाउड हो जाती है, और रैशनैलिटी जो है वो फंक्शन करना जैसे ही बंद कर देती है, तब आप एक्सट्रीम चीजों की तरफ बढ़ने लगते हो। तो यही किया है इन आइडियोलॉजीज ने, इन मदरसों के द्वारा जो रैशनल फैकल्टी है बच्चों की, उसको उन्होंने उजागर नहीं होने दिया। लेकिन उस जमाने में क्या था, पहले जमाने में क्या था कि उनको जो इंफॉर्मेशन उनके मदरसे ने दे दी या माता पिता ने दे दी, वो ही वहीं तक सीमित था। लेकिन जैसे कि एक मैं आरिफ नाम के एक्स मुस्लिम से बात कर रहा था, जिनका इंटरव्यू मैंने इस फिल्म में डाला, तो उन्होंने बताया कि मरियम नमाजी के बारे में उन्होंने बताया। मरियम नमाजी एक एक्स मुस्लिम है जो कि ईरान की है, लेकिन रहती यूके में है फिलहाल। उसने ये कहा है कि जो प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी के साथ किया, वही इंटरनेट
इस्लाम के साथ करने जा रहा है और इस्लाम के साथ प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो जो डार्क एजेस के वक्त जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो जो ये बोलते थे कि भाई सन सेंटर में है, यूनिवर्स ये फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है, फिर गैलीलियो ने कुछ बताया, कोपरनिकस ने कुछ बताया, उनको मार देने की बात हुई। तो उसके बाद जो उनके आइडियाज थे वो लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लाखों लोगों के पास पहुंच गए और जो डार्क एजेस वाली जो थियोलॉजी थी वो कोलैप्स हो गई और रेनेसांस आ गया। पूरा जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहां पर रैशनैलिटी और साइंस का रेवोल्यूशन आ गया। तो इनका कहना है मरियम नमाजी का कि जो प्रिंटिंग प्रेस ने किया वो इस्लाम के लड़कों के साथ इंटरनेट कर रहा है और इसका नतीजा देखिए 94% इंटरनेट एक्सेस है ईरान में, काफी जबरदस्त इंटरनेट एक्सेस है। और गमान GAMAAN गमान का जो सर्वे है 2020 का वो बताता है कि 47% ऑफ Iranians have reported that they are not believing in any religion। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये तो पाथ ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं आप। 49% और 54%? 47% गमान 2020 47% of the Iranians say that they do not believe in any religion। लगभग 50% लोग। और 68% Iranians they reject theocratic governance। theocratic governance नहीं होनी चाहिए। और 72% Iranians they oppose hijab। और देखिए टाइम मैगजीन में लिखा है कि 2004 और 2014 के दरमियान पाकिस्तान में जो सपोर्ट था सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वो 41% से 4% पे आ गया। 2014 में 2004 में 41% लोग पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग को सपोर्ट करते थे। 2014 में ये संख्या 4% है। अब देखिए इसमें ना तो विश्व हिंदू परिषद ने कुछ किया है, ना RSS ने कुछ किया है, ना बीजेपी ने कुछ किया है। तो अब ये बाद में क्रेडिट ले ले तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल इन्होंने कुछ किया। अच्छा, तो ये पहुंच जाएंगे वहां क्रेडिट लेने के लिए कि ये मैंने किया है। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि 2004 में 5 में 41% लोग कहते थे कि हाँ सुसाइड बॉम्ब अगर कोई बन जाता है, बॉम्बर बनता है, कहीं जाकर के किसी की हत्या कर देता है तो ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, वो उसको 72 हुर्र मिल जाएगा। लेकिन आज के दिन में वहां 4% लोग भी इस कृत्य को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2014 में हो सकता है कि अब ये 0 हो गई हो संख्या। अब अच्छा, 2014 में आते आते 4% हो गया। 2014 में कहते हैं 4% है, 2014 में 4% है। और ये कोई भी अभी गूगल कर ले, जो भी देख रहा है प्रोग्राम, टाइम मैगजीन लिखिए, पाकिस्तान लिखिए, सुसाइड बॉम्बिंग लिखिए, सपोर्ट लिखिए, आ जाएगा आपके पास डेटा। तो और ये टाइम मैगजीन को ही तो ये सारे कम्युनिस्ट मिलकर के उनको कहते हैं यही मक्का मदीना है। हाँ जी, मैगजीन जॉर्डन में सपोर्ट करूंगा, जॉर्डन में सॉरी यस हाँ बोलिए आप जो बोल प्रोसीड करिए जी। तो ये जो चीजें हैं जो इंटरनेट एक्सेस से हो रही है, ये बहुत बड़े पैमाने पे फर्क ला रही है लोगों में। क्योंकि क्या था कि अब आप मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, आप किसी मौलवी साहब से ही पूछ सकते हैं सवाल, तो आप ऐसा सवाल हरगिज नहीं पूछेंगे जिससे मौलवी जी को क्रोध आ जाए और आपको डर लगेगा कि कहीं मौलवी जी डंडा ना मार दें। लेकिन अब जब आप इंटरनेट पर अपना कमरा बंद करके बैठे हैं और आपको डर नहीं है कि कोई मौलवी का छोटा भाई आके देख लेगा, तो आप उस मोबाइल में सब कुछ सर्च कर सकते हैं बंद कमरे में। तो अब वो सीक्रेसी और प्राइवेसी की जरूरत नहीं रही। तो जो हैवी हैंडेडनेस थी
जो हेवी हैंडेडनेस थी कि भाई आपको ये इंफॉर्मेशन के बारे में सवाल पूछना ही नहीं है, वो वाली हैवी हैंडेडनेस वो इंटरनेट ने खत्म कर दी। अब हमारा कहना है कि भाई इंटरनेट से 10⁻⁶ पावर जो है वो एआई में है, क्योंकि जब मैं एआई में सर्च करता हूं तो मुझे 300 वेबसाइट्स की समरी मिल सकती है अगर मैं मांगता हूं तो। मैं कहूंगा कि केवल मुझे टाइम मैगजीन का मत बताइए, मुझे 2005 से लेकर 2025 तक जितने मेजर पब्लिकेशंस हैं उन सब में इस विषय पे क्या लिखा है मुझे बताइए। कितने सर्वे हुए हैं, कितने लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, या मेरे में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये सवाल क्यों मुझे नहीं पूछने देते मौलवी जी मुझे। मान लीजिए मैं यही डाल दूं उसमें तो वो बताएगा कि वो एक क्लोज आइडियोलॉजी है और उसमें सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, और आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको सजा मिल सकती है। वो बता देगा एआई। एआई को किसी की शर्म नहीं है, एआई को किसी से डरना नहीं है, एआई को किसी से डरना नहीं है। तो एआई निर्भीक होके उच्च कोटि के ब्राह्मण की तरह वो अपना श्लोक बोल देता है। तो उसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ जी, तो ये एआई जो देखिए सच्चाई खुलनी चाहिए। मान लीजिए मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे धर्म में कोई गलत बात है तो वो खुलनी चाहिए, वो उसमें पता होना चाहिए कि ये चीज। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्वेश्चन करने का अधिकार है, हमारे यहाँ ये भी अधिकार है सनातन धर्म में, आप ईश्वर को माने या नहीं माने आपकी मर्जी, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं एथिस्ट हूं तो मुझे कोई मार नहीं डालेगा हिंदू धर्म के अंतर्गत, और मुझे कोई मंदिर में जाने से रोकेगा भी नहीं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि साहब हाँ ये जरूर है कि मुझे निरादर नहीं करना चाहिए जाके, और मुझे भी करना नहीं चाहिए। इस्लाम से मेरे डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग, किसी के साथ अननेसेसरी बदतमीजी करना या उसको हर्ट करना, ये नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पूछे जाने चाहिए, और मैं मुस्लिम जो बच्चे हैं उनसे कहूंगा कि आपके मन में जितने सवाल आते हैं उसका उत्तर आपको मिलना चाहिए, और चाहे वो इंटरनेट से मिले, चाहे वो एआई से मिले, चाहे आपके किसी बड़े व्यक्ति से मिले जो आपके घर में है, तो आपका अधिकार है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मेल को ये अधिकार क्यों है कि आपने तलाक 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 कह दिया और आपको अपनी पत्नी से डिवोर्स मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको तलाक मिल गया, ये तो कोई भी मुस्लिम बच्चे बच्ची पूछेंगे ना, कि भाई बहनें तो पूछेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। वो सवाल तो पूछना ही चाहिए, उनको सवाल तो पूछना ही चाहिए, और जो मौलवी जी हैं उनको बिना क्रोध किए उत्तर देना चाहिए। उनको देखिए इमरजेंसी नहीं लगा सकते आप किसी के आइडियाज के ऊपर, और बहुत दिनों तक आप किसी को कैद नहीं रख सकते आइडियाज। मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं, उसको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उसका कत्ल कर देना है, ये भी आ जाएगा जानकारी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो इनको मदरसों में पढ़ाया जाता है उसके अंदर तौहीद एक चीज, तौहीद नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर तौहीद में यह होता है कि केवल अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, और उसके अलावा दूसरा कोई भी गॉड जो है वो अल्लाह है। तो अगर अब आप दूसरा कोई गॉड बनाएंगे, आपने एक आइडल बना लिया, तो क्योंकि उस बच्चे को ये सिखाया है कि गॉड सिर्फ अल्लाह है, तो जब आप अपना गॉड बताएंगे तो ऑब्वियसली वो गॉड, उसको बताया गया है कि ये फॉल्स गॉड है। तो इसलिए जो है मार्च 2001 में बामियान स्टैचू उड़ा दिया गया बॉम्ब से, जो शांति का प्रतीक है। और यहाँ के कम्युनिस्ट कहते हैं कि बुद्धिज्म और इस्लाम का अलायंस है, और लगातार डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि किस तरह से बुद्धिस्ट पर अटैक हुए, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, वो सब हमारी फिल्म के अंदर है। कि डॉक्टर वो बताते हैं कि जो ये बुत परस्ती है, जो बुत परस्ती मतलब
आप जो पूजा करते हैं आइडल्स की, वो एक डेरोगेटरी टर्म है इस्लाम में, बुत परस्ती। वो बुत शब्द जो है वो बुद्ध से आया है। तो ये सारा दिन भगवान बुद्ध के लिए बड़ी स्ट्रांग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और कम्युनिस्ट कहते हैं कि इनकी बुद्धिज्म के साथ अलायंस है, और हम लोग इसका जवाब नहीं देते, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग हो गए रिग्रेसिव लोग और बुद्धिज्म हो गया प्रोग्रेसिव, जबकि बुद्धिज्म, सनातन धर्म और जैनिज्म थोड़ा बहुत फर्क है, तीनों में सब सेम है। उसमें हमारे यहाँ देखिए तीनों में एक बात बड़ी कॉमन है कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। सच बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की प्रॉपर्टी को नहीं छीनना, लूटना नहीं है। तो ऐसे 10 जो हैं, सत्य, अहिंसा, धृति, धैर्य, क्षमा, है ना, ये हैं 10 लक्षण। कहीं पे उसमें पूजा पद्धति का वर्णन नहीं। शौच, मिंद्र, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो इति दशकम धर्म लक्षणम। अब आपने मुझे कहा तो मैंने पढ़ दिया। बहुत बढ़िया। अक्रोध है ना, अक्रोध, क्रोध नहीं करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, धर्म के जो 10 लक्षण है, उसमें पूजा पद्धति का वर्णन कहीं नहीं, ईश्वर को मानने का वर्णन भी कहीं नहीं है। आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए, आप क्रोध ना करें, आप चोरी ना करें, सत्य बोले, तो आप धार्मिक हो गए। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है मयंक जी की जैसे इस्लाम निराकार ब्रह्म की, वो पैगंबर या उसमें कोई साकार या कोई बुत परस्ती जिसको आप कहते हैं, किसी बुत की या किसी फोटो की, किसी तस्वीर की अवधारणा नहीं है, और वो कहते हैं कि वो दिखाई भी पड़ता है, नहीं भी दिखाई पड़ता है, दोनों है। तो एक जगह आकर के आपको नहीं लगता है कि सनातन भी इसी भाव में चलता है और शायद क्रिश्चियनिटी भी एक इसी भाव में चलता है? देखिए, आप माने ईश्वर को किसी भी फॉर्म में, आप उसको फॉर्मलेस माने, आप अनडिफाइनेबल माने, हमारी औकात ही नहीं है समझने की कि वो कितनी बड़ी चीज है, या हम उसको आइडल माने। आप छोड़ दीजिए ना उस पे, जो जिसको मान रहा है, ये आप मत कहिए। हमारा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो मान रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप उसको मत कहिए कि मैं बताऊंगा जी कि आप गलत कर रहे हैं, और आप अगर नहीं माने तो सबसे पहले तो मैं आपकी मूर्ति तोड़ूंगा और उसके बाद आपको मारूंगा, उसके बाद गर्दन काटूंगा। ये जो सारी आइडियोलॉजी है सेल्फ राइटियसनेस की और वायलेंस की, ये रैशनल नहीं है। ये जो है, ये बड़ी घातक और बहुत वायलेंट आइडियोलॉजी है, जिसका निवारण होना चाहिए। नहीं तो असंख्य लोग मारे जाएंगे, जिसमें मुस्लिम्स का भी होगा, क्योंकि मुस्लिम जब अटैक करेंगे तो उन पर दूसरे लोग अटैक करेंगे, तो सभी लोगों के ऊपर क्षति पहुंचेगी। तो शांति का मार्ग ये है। मयंक जी, आपने सऊदी अरब का जिक्र किया कि वो कैसे रैशनल हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, और वहां से वहाबिज्म या कट्टरता खत्म हो रही है, और आज किस प्रकार से पूरा सऊदी फल फूल रहा है और समृद्ध बन रहा है। यहाँ तक कि दुबई देखिए कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी जगह बन रही है जो दुनिया भर के निवेशक वहां जाकर के अपना कारोबार कर रहे हैं। सऊदी का क्या एग्जाम्पल आपने दिया है? ये अबू धाबी में, मतलब सऊदी से पहले मैं अबू धाबी की बात कर लूं। अबू धाबी में आपने मोदी जी को देखा हुआ जाते हुए। मोदी जी ने कैसे वहां पर इनॉग्रेट किया, एक मंदिर बना, इतना खूबसूरत मंदिर, इतना ब्यूटीफुल टेम्पल, और उसमें शेख लोग भी आपके साथ में देखे होंगे, वो भी मंदिर में आए हुए हैं और आदर पूर्वक मंदिर में घूम रहे हैं। और इतना शानदार, उनकी मर्जी के बगैर तो बना नहीं होगा। अबू धाबी ने भी बनाया होगा, तो सऊदी अरेबिया की मर्जी के बगैर तो नहीं बना सकता। अगर सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस कह दे फोन करके कि ये क्या कर रहे हो भाई, तो वो बंद कर देता। तो सामने दिखाई दे रहा है कि जो चीज हम सोच नहीं सकते थे, वो चेंजेस इस्लामिक वर्ल्ड में आ रहे हैं, और जो क्राउन प्रिंस है वो इन चेंजेस को लीड कर रहे हैं। अब देखिए, जो वहाबिज्म है, जो कि बहुत ही कट्टर फॉर्म है इस्लाम का, उसकी फंडिंग जो है वो $100 बिलियन से ज्यादा कर चुके हैं सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे जो मदरसे बनते हैं, जो मस्जिद बनते हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या में
फंडिंग जो है वो सऊदी अरेबिया से आती है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक नियोम नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स डाल चुके हैं। अब इनके पास पैसा ही नहीं है वहाबिज्म के लिए देने के लिए। अब इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो चेंज किया है, क्योंकि कुछ सालों के बाद तो अब पेट्रोल की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज नॉन फॉसिल ऑयल्स की आगे आ रही हैं, तो उसकी वजह से अब रहेगा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने आगे का जो बिजनेस सोचा है उसमें मॉडर्न बिजनेसेस सोचे हैं, और एक लाइन प्रोजेक्ट है, एक ही लाइन में वो बन रहा है, और उसमें दुनिया की टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी से, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, डेजर्ट के अंदर एक ऐसा क्रिएशन हो रहा है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की कंपनीज वहां पे आ रही है। वो हाईली ऑडिटेड होती है, उसमें से पैसा निकाल के वहाबिज्म के लिए देना भी मुश्किल है। तो 95% प्रॉब्लम तो तभी खत्म हो जाएगी जब वहाबिज्म के लिए फंडिंग आनी सऊदी अरेबिया से बंद हो जाए। और दूसरा जो क्राउन प्रिंस ने किया है, मैं नहीं बोल रहा, जे स्मिथ कह रहे हैं, 95% ऑफ द हदीस has been rejected by the crown prince। तो आज जो है वहां पर उसे विमेन को फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई, विमेन जाने लग गए इधर उधर, और कई सारी जो इस्लाम से संबंधित चीजें हैं वो एकदम मॉडिफाई हो रही हैं। वहां पर अलाउ किया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स को भी, बहुत सारी फ्रीडम मिल रही है, और नकेल कसी जा रही है ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जो क्राउन प्रिंस कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन को हेड कर रहे हैं, और ये रेवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे परकुलेट होगा। सबसे बाद में शायद इंडिया और पाकिस्तान में आएगा परकुलेट होके, लेकिन काम वहां पर शुरू हो गया है। तो आपका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक प्रकार से मजबूर कर दिया है न सिर्फ इस्लाम को बल्कि सारे धर्मों को रैशनल होने के लिए, और इसका असर इस्लाम पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। आज भी वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम भारत और पाकिस्तान के मुसलमान तो बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, भारत और पाकिस्तान का मुसलमान बहुत तेजी से बदल रहा है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया कि पाकिस्तान में 2014 तक जो है सुसाइड बॉम्बर को सपोर्ट करने वाले 4%, अब तो कम से कम 0 पे हो चला किया है। तो पाकिस्तान भी प्रोग्रेसिव हो रहा है, और भारत में भी जो ये देमबंदी और मदरसों की जो ये चल रही थी फैक्ट्री, वो भी अब खत्म होने वाली है। और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लाम का जो कट्टर बुर्का है उसको बाहर उतार के फेंक देगा, और ये मजबूरी होगी कि इस्लाम को रैशनल होना ही पड़ेगा। और रैशनल का मतलब है सह अस्तित्व, सहयोग, सबके साथ मिलजुल करके रहना, जिहाद करना। हमारे धर्म में आ जाओ, मान लो हमें, नहीं तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। ये चलने वाला नहीं है। तो हम एक तो आपको बहुत शुभकामना देते हैं मयंक जी, आपके फिल्म को देखने के लिए हम लोग व्यग्र हैं, और मैं चाहूंगा कि आपने मुझे भेजा भी है, और 1-2 दिन में मैं उसकी क्लिप्स निकाल करके जब आप रिलीज करेंगे और आप जब हमें अनुमति देंगे तो मैं अपने नेटवर्क पे उस फिल्म को चलाऊंगा भी। और मैं आपसे एक और अनुरोध कर रहा हूं कि आप रेगुलर हमारे साथ आएं, ताकि हमारे दर्शक आपका जो नॉलेज है, आपका जो अनुभव है, वो हमारे दर्शक देख सकें, पूरा देश जान सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जैन साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।